नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के जलगांव की है। ये बात 2025 की है। रोहिणी 16 साल की थी और बस 10वीं तक पढ़ी थी। देखने में वो बहुत खूबसूरत थी। जलगांव शहर में रहती थी और उसकी 3 बहनें थीं। रोहिणी सबसे छोटी थी। उसके पापा की मौत हो गई थी, तो पूरा बोझ उसकी मां पर आ गया था। मां मेहनत मजदूरी करके घर चलाती थी। 2 बड़ी बेटियों की शादी वो किसी तरह कर चुकी थी। अब बाकी 2 बेटियों की परवरिश अकेले ही कर रही थी। एक दिन रोहिणी और उसकी मां में किसी बात पर झगड़ा हो गया। गुस्से में रोहिणी चुपचाप घर से निकल गई। किसी को भनक तक नहीं लगी। जब मां को पता चला कि रोहिणी अचानक गायब है, तो वह परेशान हो गई। देर रात वह जिला पेठ पुलिस स्टेशन पहुंची और बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत रोहिणी का मोबाइल ट्रैक किया। लोकेशन से पता चला कि वह भुसावल से होते हुए कोल्हे हिल्स इलाके के एक बंगले में पहुंची है। पुलिस को शक हुआ कि रोहिणी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी के बहकावे में वहां गई होगी। फौरन जिला पेठ पुलिस की टीम उस जगह पहुंची और रोहिणी को सुरक्षित अपने साथ थाने ले आई। थाने में पुलिस ने रोहिणी से खूब पूछताछ की, लेकिन उसने सच बताने से कतराती रही। बस इतना बोली कि वह अपनी मर्जी से कोल्हे हिल्स के बंगले में गई थी। लेकिन जब पुलिस ने कहा कि अब मां के पास चलो, तो उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया। वहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो पता चला कि रोहिणी प्रेग्नेंट थी। शक है कि उसने कोई दवा खाई थी, जिसकी वजह से उसका गर्भ गिर गया और उसे ब्लीडिंग भी हुई। बाल कल्याण समिति ने तुरंत ये जानकारी पुलिस को दी। फिर रोहिणी को आशादीप महिला वसति गृह में रखा गया। जांच में सामने आया कि पूरी घटना रामानंद नगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कोल्हे हिल्स के एक बंगले में हुई थी। इसके बाद रोहिणी की शिकायत के आधार पर केस रामानंद नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। उसकी मां, आशादीप वसति गृह के अधिकारी और एमआईडीसी पुलिस स्टेशन की महिला पीएसआई माधुरी बोरसे की मौजूदगी में रोहिणी का बयान लिया गया। इस बार जब रोहिणी ने अपनी पूरी कहानी बताई, तो पुलिस भी दंग रह गई। उसकी बातों के आधार पर सरला सतीश पाटिल, सतीश सुभाष पाटिल और तुकाराम वाड़ी की उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में उन्होंने जो कहानी बताई, वह कुछ इस तरह है। एक दिन रोहिणी किसी काम से जलगांव शहर के स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के पास गई। वहीं उसकी मुलाकात तुकाराम वाड़ी इलाके में रहने वाली एक लड़की से हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। तुकाराम वाड़ी की लड़की ने रोहिणी के साथ जानबूझकर दोस्ती गहरी करनी शुरू की और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत मजबूत हो गई। वह लड़की हमेशा रोहिणी के संपर्क में रहने लगी। तुकाराम वाड़ी की वह लड़की रोहिणी की पसंद नापसंद, शौक और खाने पीने की आदतें सब समझ गई थीं। इसी वजह से रोहिणी और वह लड़की अच्छी दोस्त बन गईं। दोनों लगातार मिलती रहती थीं। तुकाराम वाड़ी की वो लड़की रोहिणी से बहुत प्यार से पेश आती थी। हंस हंस कर उससे बातें करती, उसे अपनापन दिखाती। लेकिन असल में उसके मन में कुछ और ही चाल छुपी हुई थी। रोहिणी सिर्फ 16 साल की थी। उम्र भी ऐसी थी जहां दिमाग और दिल दोनों कच्चे रहते हैं। इतनी छोटी लड़कियां जल्दी भरोसा कर लेती हैं और झूठे सपनों में फंसना आसान होता है। उस लड़की को यह बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उसने धीरे धीरे रोहिणी से दोस्ती बढ़ाई। रोहिणी भी सीधी सादी और मिलनसार थी, तो उसे समझ ही नहीं आया कि सामने वाली की मीठी बातें उसके लिए जाल बुन रही हैं। एक दिन तुकाराम वाड़ी की उस लड़की ने रोहिणी को फोन किया। रोहिणी ने कॉल उठाया तो उसने कहा, मेरी एक और दोस्त है जो जलगांव के कोल्हे नगर में शंभर फुटी रोड पर रहती है। वहां चलोगी? वहां तुम्हें अच्छा काम मिलेगा और अच्छे पैसे भी मिलेंगे। रोहिणी सिर्फ 16 साल की थी। इतनी कम उम्र में न सही गलत का पूरा अंदाजा होता है और न ही लालच और खतरे को पहचानने की समझ। अक्सर इस उम्र की लड़कियां मीठी बातों और दिखावटी भरोसे में फंसकर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेती हैं। अगर वो अपनी मां से बात करती या किसी समझदार बड़े से सलाह लेती, तो शायद सब टल जाता। लेकिन नादानी और भरोसे ने उसकी आंखें बंद कर दी। रोहिणी ने अपनी दोस्त जैसी दिखने वाली उस लड़की की बात पर भरोसा कर लिया और उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। रात को वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। तय समय पर वो और उसकी तुकाराम वाड़ी वाली दोस्त जलगांव शहर के पांडे चौक पर मिली। उस वक्त रात के पूरे 10 बज चुके थे। दोनों पांडे चौक के पास पेट्रोल पंप के किनारे खड़ी थीं। तभी वहां एक सफेद रंग की कार आकर रुकी। कार में एक औरत और एक आदमी बैठे थे।
रोहिणी को वहीं पता चला कि उस औरत का नाम सरला सतीश पाटिल है और जो गाड़ी चला रहा था उसका नाम सतीश सुभाष पाटिल है। लोग उसे मनोज दादा भी कहते थे। दोनों पति पत्नी थे। थोड़ी देर बाद रोहिणी की दोस्त उसे कार में बैठाकर खुद वहीं से चली गई। अब रोहिणी अकेली सरला और मनोज के साथ रह गई। कार सीधे उन्हें कोल्हे हिल्स इलाके के शंभर फुटी रोड पर बने एक बंगले में ले गई। उस वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए रोहिणी को वहीं रुकना पड़ा। अगले दिन सुबह सरला और मनोज ने असली बात सामने रखी। उन्होंने साफ कहा, यहां तुझे अलग अलग ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। इसके बदले में तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। रोहिणी को समझ नहीं आया कि यह कितना बड़ा जाल है। सरला और मनोज की मीठी बातों और लालच में आकर उसने उनकी बात मान ली। उसी दिन उस बंगले में 2 ग्राहक आए। रोहिणी ने उनके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बदले उसे दोनों से 500-500 रुपए यानी कुल 1000 रुपए मिले। छोटी रोहिणी ने पैसों के लालच में यह किया। उसके लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन जो लोग उसे इस रास्ते पर लाए उनके लिए यह बस मामूली रकम थी। ग्राहक दोनों ने हर एक से 500-500 रुपए लेकर रोहिणी के साथ शरीर संबंध बनाए और उसका फायदा उठाया। इसके बाद उसकी दोस्त फिर बंगले में आई। रोहिणी को रिक्शा से उसके घर के पास छोड़ दिया और खुद अपने घर चली गई। करीब 10 दिन बाद उसकी दोस्त फिर रोहिणी को उसी बंगले में लेकर गई। उस दिन भी 2 ग्राहक आए और रोहिणी को उनके जरिए सरला से हर एक से 500-500 रुपए यानी कुल 1000 रुपए मिले। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। उसकी दोस्त रोहिणी को बंगले में लेकर गई और 2 ग्राहकों के जरिए सतीश से रोहिणी को कुल 1000 रुपए मिले। उस दिन काम खत्म करने के बाद रोहिणी घर वापस आई, लेकिन उसी दिन उसकी मां के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हो गया। गुस्से में वो घर से निकली और सीधे भुसावल चली गई। बाद में पुलिस जांच हुई तो पूरा सच सामने आया। कैसे पैसों का लालच देकर एक लड़की का गलत फायदा उठाया गया। रामानंद नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेंद्र गुंजाल के आदेश पर यह केस पुलिस उपनिरीक्षक संदीप पाटिल को सौंपा गया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अभी इस मामले की आगे की जांच खुद पीएसआई संदीप पाटिल कर रहे हैं। इस पूरी कहानी से समझना यही जरूरी है कि माता पिता को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी तकलीफें और परेशानियां समझनी चाहिए, ताकि कोई बाहर वाला उन्हें लालच देकर या बहला फुसलाकर गलत रास्ते पर न ले जाए। और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2019 की है। कानपुर में राम प्रकाश गौतम का परिवार रहता था। 16 दिसंबर 2019 की रात के 9 बज रहे थे। राम प्रकाश गौतम बेहद परेशान थे। दरअसल वह अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहे थे। उनकी 35 साल की बेटी आराधना गौतम किदवई नगर में जैन ट्रेडिंग कंपनी में अकाउंटेंट थी। वो हमेशा रात 8 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन 9 बज गए और उसका कोई पता ही नहीं था। घर वाले बार बार उसके मोबाइल पर कॉल कर रहे थे। फोन की घंटी तो बज रही थी, पर वो उठा नहीं रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, राम प्रकाश गौतम की टेंशन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार जब उनका सब्र जवाब दे गया तो रात के 10 बजे उन्होंने अपने साले रामकुमार और भाई रमन गौतम को घर बुला लिया। जब उन्होंने दोनों को बताया कि आराधना अभी तक घर नहीं लौटी है, तो वो भी परेशान हो गए। आपस में बात करके राम प्रकाश ने पुलिस कंट्रोल रूम में खबर दी। खबर मिलने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस तातियागंज कानपुर वाले उनके घर पहुंच गई। राम प्रकाश ने पुलिस को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया, तो पुलिस वालों ने सीधा कह दिया कि यह केस किदवई नगर थाने का है, इसलिए उन्हें वहीं जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। रात करीब 11 बजे राम प्रकाश गौतम अपने भाई रमन और साले रामकुमार के साथ किदवई नगर थाने पहुंच गए। उस वक्त थानेदार राजेश पाठक वहीं मौजूद थे। राम प्रकाश ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं लौटी है, क्योंकि मामला एक महिला अकाउंटेंट के गायब होने का था। इसलिए थानेदार राजेश पाठक ने तुरंत आराधना गौतम की गुमशुदगी लिख ली और उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्होंने राम प्रकाश से आराधना का मोबाइल नंबर लिया और उसका कॉल डिटेल निकलवाया। कॉल डिटेल में पता चला कि आराधना का फोन आखिरी बार कल्याणपुर थाना इलाके के शताब्दी नगर में था। यह खबर मिलते ही राजेश पाठक आराधना के घर वालों के साथ रात में ही कल्याणपुर पहुंचे और वहां के थानेदार अश्विनी कुमार पांडेय को पूरी बात बताई। क्योंकि मामला काफी गंभीर था, इसलिए दोनों थानेदार फोर्स लेकर शताब्दी नगर पहुंचे।
उन्होंने वहां के मोबाइल टावर के आसपास करीब 500 मीटर के दायरे में आराधना की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। असल में उस वक्त आराधना के मोबाइल का इंटरनेट बंद था। इसी वजह से पुलिस को उसकी सही लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी। इंस्पेक्टर राजेश पाठक ने कई बार अपने फोन से आराधना का नंबर मिलाया। घंटी तो बजती रही, लेकिन किसी ने फोन उठाया ही नहीं। पुलिस ने उसके घर वालों के साथ सुबह करीब 4 बजे तक हर जगह तलाश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आखिरकार पुलिस खाली हाथ लौट गई। सुबह करीब 5 बजे राम प्रकाश गौतम अपने भाई रमन के साथ घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी रमा गौतम बाकी घर की औरतों के साथ दरवाजे पर ही बैठी थीं। सबने पूरी रात आराधना का इंतजार करते करते निकाल दी थी। इधर सुबह करीब 10 बजे कुछ लोग शताब्दी नगर के जवाहरपुरम पार्क में घूमने पहुंचे। वहां झाड़ियों के बीच उन्हें एक महिला की लाश दिखाई दी। उन्हीं में से किसी ने तुरंत इसकी खबर कल्याणपुर थाने में दे दी। खबर मिलते ही थानेदार अश्विनी कुमार पांडे फौरन पार्क पहुंच गए। उन्होंने पहले अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी और फिर किदवई नगर पुलिस को भी खबर कर दी, क्योंकि उनके इलाके से आराधना गौतम नाम की लड़की लापता थी। खबर मिलते ही एसपी अपर्णा गुप्ता, सीओ अजय कुमार और किदवई नगर थानेदार राजेश पाठक आराधना के पिता रामप्रकाश गौतम को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। जब रामप्रकाश ने झाड़ियों में पड़ी लाश देखी तो वे फूट फूट कर रो पड़े और कहने लगे, ये हमारी बेटी आराधना है। पता नहीं इसे किसने इतनी बेरहमी से मार डाला। ये सुनते ही वहां मौजूद हर किसी का दिल दहल गया और रामप्रकाश के घर में मातम छा गया। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह रामप्रकाश गौतम को संभाला और फिर मौके का ध्यान से निरीक्षण करने लगे। आराधना के गले पर खरोंच के निशान थे, जिससे साफ लग रहा था कि उसकी हत्या रस्सी या तार से गला दबाकर की गई है। शव से थोड़ी दूरी पर उसके कान की एक बाली गिरी पड़ी थी, दूसरी अभी भी कान में थी। कुछ चूड़ियां टूटी हुई थीं और उसका पर्स भी वहीं पार्क में पड़ा मिला। पार्क की घास देखकर साफ लग रहा था कि लाश को घसीटकर झाड़ियों तक लाया गया था। मौका देखकर यही अंदाजा लगाया गया कि आराधना ने मरने से पहले अपने कातिल से जरूर लड़ाई की होगी। पुलिस का मानना था कि कातिल आराधना का कोई बहुत ही करीबी था, क्योंकि वही उसे यहां तक लेकर आया था और उसका इरादा सिर्फ हत्या का ही था, क्योंकि उसने आराधना के गहनों को हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस ने वहां से सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए। फिर जरूरी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। एसपी अपर्णा गुप्ता ने आराधना गौतम की हत्या के मामले को बहुत गंभीरता से लिया और इसका खुलासा करने की जिम्मेदारी किदवई नगर थानेदार राजेश पाठक को दी। वे खुद भी किदवई नगर थाने में मौजूद रहकर जांच पर नजर रख रही थीं। श्री पाठक ने आराधना की गुमशुदगी की रिपोर्ट को हत्या में बदल दिया और फिर जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने जैन ट्रेडर्स के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की, जहां आराधना काम करती थी। मालिक से लेकर कर्मचारियों तक सभी से बातचीत करने पर पता चला कि आराधना पिछले 3 साल से वहां काम कर रही थी। वह हमेशा समय पर ऑफिस आती और समय पर घर जाती थी। कंपनी के किसी भी कर्मचारी के साथ उसका झगड़ा या कहासुनी कभी नहीं हुई थी। जैन ट्रेडर्स में जांच के दौरान 2 बातें काफी चौंकाने वाली सामने आईं। पहली यह कि 16 दिसंबर को आराधना गौतम का किसी का फोन आने के बाद शाम 6:15 बजे ऑफिस से निकल गई थी। दूसरी यह कि पिछले कुछ दिनों से आराधना का झुकाव फर्म के कर्मचारी शोएब की तरफ बढ़ रहा था। इस बारे में थानेदार ने शोएब से पूछताछ की तो उसने माना कि दोनों के बीच दोस्ती तो थी, लेकिन हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। फर्म में पूछताछ के बाद थानेदार राजेश पाठक ने मृतका के पिता रामप्रकाश गौतम को किदवई नगर थाने बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। रामप्रकाश ने बताया कि उन्होंने आराधना का विवाह दौलतपुर कानपुर देहात के धर्मेंद्र गौतम के साथ किया था। धर्मेंद्र सीआरपीएफ का जवान था। वह आराधना को दहेज के लिए मारता पीटता था, इसलिए आराधना अपने 2 बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। आराधना ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का मामला भी दर्ज करवाया था। धर्मेंद्र गौतम इस वक्त छत्तीसगढ़ में तैनात था और उसने पत्नी के रहते दूसरी शादी भी कर ली थी। रामप्रकाश के अनुसार धर्मेंद्र ने यह सोचा कि आराधना उसके वैवाहिक जीवन में बाधा न बने और मुकदमे से छुटकारा मिल जाए, इसलिए उसने अपने मामा प्रकाश और जयशंकर के साथ मिलकर आराधना की हत्या करवा दी। रामप्रकाश के बयान के आधार पर थानेदार राजेश पाठक ने जांच आगे बढ़ाई और धर्मेंद्र गौतम से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन न धर्मेंद्र का कोई पता चला और न ही उसके मामा प्रकाश और जयशंकर का, क्योंकि दोनों फरार थे।
एसपी अपर्णा गुप्ता ने मृतका के पर्स की जांच कराई। पर्स में 2 मोबाइल फोन, कुछ नकदी, चाबी और गहनों का सामान मिला। इनमें से एक मोबाइल चालू हालत में था। पुलिस ने उस फोन की कॉल डिटेल्स चेक की। डिटेल्स में एक संदिग्ध नंबर सामने आया। जांच करने पर पता चला कि यह नंबर राजेंद्र का है। थानेदार राजेश पाठक ने राजेंद्र को उसके घर से पकड़ लिया और पूछताछ के लिए किदवई नगर थाने ले आए। थाने तक आते आते राजेंद्र कांपने लगा। उसने धीरे धीरे बता दिया कि उसके मोबाइल से उसके दोस्त प्रवीण ने किसी महिला को कॉल किया था। प्रवीण तातियागंज थाना इलाके के मालोगांव में रहता है और बस ड्राइवर है। वह इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। थानेदार राजेश पाठक ने प्रवीण को पकड़ने के लिए उसके घर मालोगांव में छापा मारा, लेकिन वह घर पर नहीं मिला और फरार हो गया। पुलिस ने फिर उसके कई करीबी रिश्तेदारों के घर तलाशी ली, लेकिन प्रवीण नहीं मिला। तब पुलिस ने उसकी तलाश के लिए एक खास मुखबिर लगा दिया। 18 दिसंबर 2019 को मुखबिर ने थानेदार राजेश पाठक को जानकारी दी कि प्रवीण कुमार इस वक्त गौशाला टेम्पो स्टैंड पर मौजूद है। सूचना बहुत अहम होने की वजह से थानेदार और पुलिस टीम तुरंत स्टैंड पर पहुंच गए। जैसे ही पुलिस की जीप रुकी, वहां खड़ा एक युवक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भागने लगा। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने अपना नाम प्रवीण कुमार बताया और पुलिस उसे थाने ले गई। पुलिस ने जब प्रवीण से आराधना गौतम की हत्या के बारे में पूछा तो वह शुरू में साफ इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वह टूट गया और जुर्म कबूल कर लिया। उसने मोटरसाइकिल के बैग से वही रस्सी भी दे दी जिससे उसने आराधना का गला घोंटा था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और रस्सी अपने कब्जे में ले ली। एसपी अपर्णा गुप्ता ने भी प्रवीण से पूछताछ की। फिर जल्दी ही किदवई नगर थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रवीण को मीडिया के सामने पेश किया और पूरे मामले का खुलासा किया। प्रवीण कुमार ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। राजेश पाठक ने उसे आराधना की हत्या के मामले में भादंवी की धारा 302 के तहत कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। प्रवीण के बयान के आधार पर प्रेमिका की बेवफाई और हत्या की सनसनीखेज कहानी सबके सामने आई। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर मंधना नाम का एक कस्बा पड़ता है। तातियागंज मंधना के ठीक पास है। पहले यह एक छोटा सा गांव था, लेकिन जैसे जैसे मंधना विकसित हुआ, यह कस्बे के पास आ गया। तातियागंज में कई फैक्ट्रियां हैं जो लिपस्टिक और अन्य सौंदर्य प्रसाधन बनाती हैं, और इनमें ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। तातियागंज में ही रामप्रकाश गौतम अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रमा गौतम और 3 बच्चे थे, जिसमें बेटी आराधना सबसे छोटी थी। रामप्रकाश ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। आराधना बीकॉम करने के बाद नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। वहीं उसके पिता उसके लिए योग्य वर खोज रहे थे। रामप्रकाश चाहते थे कि उनकी प्यारी और सुंदर बेटी की शादी किसी संपन्न परिवार में हो, ताकि उसे किसी भी तरह की कमी न महसूस हो। संपन्न घरवर खोजने में उन्हें 3 साल लग गए। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश पूरी की और धर्मेंद्र गौतम उर्फ लालजी के परिवार को चुना। धर्मेंद्र के पिता दयाराम गौतम कानपुर देहात जिले के मैथा ब्लॉक के गांव दौलतपुर के रहने वाले थे। उनके 4 बच्चे थे, जिसमें धर्मेंद्र सबसे छोटा था। धर्मेंद्र पढ़ा लिखा और सीआरपीएफ का जवान था। दयाराम गौतम के पास 10 बीघा खेती की जमीन थी, जिसमें अच्छी उपज होती थी। कुल मिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। रामप्रकाश को धर्मेंद्र का परिवार पसंद आया और उन्होंने आराधना की शादी धर्मेंद्र से करने का फैसला किया। इसके बाद 6 अप्रैल 2003 को आराधना की शादी धर्मेंद्र गौतम उर्फ लालजी के साथ धूमधाम से कर दी गई। धर्मेंद्र उम्र में आराधना से बड़ा था और ऊपर से सांवला भी था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिलेगी। शादी के बाद वह बहुत खुश था। आराधना ने अपनी समझदारी और मेहनत से पति ही नहीं, बल्कि सास ससुर का भी मन जीत लिया था। हंसी खुशी से उनकी गृहस्थी के 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में आराधना एक बेटा अभय और एक बेटी सुप्रिया की मां बन चुकी थी। बच्चों के जन्म से घर में खुशियां और बढ़ गई थीं। धर्मेंद्र की ड्यूटी एक राज्य से दूसरे राज्य में होती रहती थी। जब उसे छुट्टी मिलती तभी वह घर आ पाता, लेकिन छुट्टियां खत्म होते ही जब वह फिर ड्यूटी पर चला जाता तो आराधना को अपनी जिंदगी नीरस लगने लगती थी। दिन तो बच्चों के कोलाहल में कट जाता था, लेकिन रात अकेले में कठिन और उदास हो जाती थी।
इन्हीं दिनों पति और सास ससुर का व्यवहार भी आराधना के प्रति बदल गया। वे उसे हर बात पर परेशान करने लगे। मकान बनाने के लिए मायके से पैसा लाने का दबाव डालते और दहेज कम लाने के ताने भी देते। जब आराधना मायके से रुपए नहीं लाती तो उसे और प्रताड़ित किया जाता। आखिरकार जब आराधना परेशान हो गई तो उसने पति का घर छोड़ दिया और अपने दोनों बच्चों के साथ पिता के घर रहने लगी। उसे भरोसा था कि धर्मेंद्र बच्चों की खातिर उसे मनाने आएगा और अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धर्मेंद्र ने उसे मनाने के लिए कदम तक नहीं उठाया। पति के इस रूखे व्यवहार से आराधना को गहरा दुख हुआ। उसने पति और सास ससुर को सबक सिखाने के लिए कानपुर कोर्ट में दहेज उत्पीड़न और भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने की खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो उसकी आराधना के प्रति नफरत और बढ़ गई। उसने समझौता करने की बजाय मुकदमा लड़ने का फैसला किया। आराधना ने 3 साल तक इंतजार किया। उम्मीद थी कि शायद धर्मेंद्र समझौते का प्रस्ताव लाएगा और उसे तथा बच्चों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। तब आराधना ने अपने बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने के लिए नौकरी करने का मन बनाया। हालांकि उसे और उसके बच्चों को पिता रामप्रकाश के घर पर हर सुविधा मिल रही थी, फिर भी वह पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसे नौकरी करनी थी। आराधना पढ़ी लिखी युवती थी। उसने बीकॉम किया था और अकाउंटिंग की ट्रेनिंग भी ली हुई थी, इसलिए उसे नौकरी पाने में ज्यादा समय नहीं लगा। 2016 में उसे किदवई नगर स्थित जैन ट्रेडिंग फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी मिल गई। आराधना ने अपनी मेहनत और अच्छे व्यवहार से कुछ ही महीनों में मालिक और कर्मचारियों का दिल जीत लिया और सबकी चहेती बन गई। आराधना को अब सैलरी मिलने लगी थी, जिससे वह अपनी और बच्चों की जरूरतें आराम से पूरी करने लगी। अब उसे पिता के मुंह तक देखने की जरूरत नहीं थी। पहले वह दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी, लेकिन नौकरी लग जाने के बाद उसके दिन हंसी खुशी से गुजरने लगे। राम प्रकाश को भी राहत मिली कि उसकी बेटी अब खुश रहने लगी है। आराधना तातियागंज से ऑफिस बस और टेम्पो से आती जाती थी। वह मंधना से झकरकटी बस पकड़ती और फिर झकरकटी से किदवई नगर ऑफिस टेम्पो द्वारा पहुंचती। वह सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचती और शाम 6:15 बजे ऑफिस छोड़ती। हर हाल में वह रात 8 बजे तक घर पहुंच जाती थी। हाँ, कभी कभी ऑफिस में काम ज्यादा होने पर वह देर से आती। ऐसी स्थिति में वह फोन करके पिता को बता देती थी। आराधना जिस बस से ऑफिस आती जाती थी, उसका ड्राइवर प्रवीण कुमार था। वह चौबेपुर थाने के मालोगांव का रहने वाला था और एक ट्रैवल कंपनी की बस चलाता था। उसका रूट मंधना से जाजमऊ तक था। इसी बस में रोज आने जाने के दौरान आराधना और प्रवीण की दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रविवार को आराधना की छुट्टी रहती थी और प्रवीण भी छुट्टी करता था। ऐसे में वे अक्सर मोती झील या साईं मंदिर में मिलते। वहां दोनों घंटों बात करते, हंसी ठिठोली करते और खूब मस्ती करते। प्यार में डूबा प्रवीण अपनी सारी कमाई आराधना और उसके बच्चों पर खर्च करने लगा। आराधना भले ही 2 बच्चों की मां थी, लेकिन उसकी सुंदरता और शारीरिक आकर्षण में कोई कमी नहीं आई थी। स्वभाव से वह मजाकिया और खुले विचारों वाली थी। प्रवीण से वह हंसी मजाक करती, इससे प्रवीण उसके प्यार में और डूब गया। प्रवीण आराधना से 8-10 साल छोटा था। एक दिन प्रवीण ने आराधना से अपना प्यार जाहिर किया। आराधना ने थोड़ी सोचने के बाद कहा, प्रवीण, मैं शादीशुदा और 2 बच्चों की मां हूं। पति से मेरा तलाक भी नहीं हुआ है। ऐसी हालत में मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूं? रही बात प्यार की, तो वह मैं तुमसे करती हूं और करती रहूंगी। आराधना के जवाब से प्रवीण थोड़ा मायूस जरूर हुआ, लेकिन उसे लगा कि जब आराधना उससे प्यार करती है तो आज नहीं तो कल शादी भी उसी से होगी। इसलिए वह उसका दीवाना बना रहा। प्रवीण ने अपनी और आराधना की मोहब्बत की जानकारी अपने परिवार वालों को भी दे दी। उसके माता पिता ने उसे समझाया और कहा कि एक शादीशुदा महिला से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन प्रवीण ने घर वालों की बात नहीं मानी। आराधना और प्रवीण जब रिश्ते में बंधने ही वाले थे, तभी प्रवीण को गंभीर बीमारी हो गई। उसकी नौकरी छूट गई और इलाज के खर्चों से आर्थिक हालत भी बिगड़ गई। प्रवीण को यकीन था कि आराधना बीमारी की खबर पाकर उससे मिलने आएगी और मदद करेगी, लेकिन महीनों बीत गए। आराधना न तो उससे मिलने आई और न ही कोई मदद की। इतना ही नहीं, उसने मोबाइल पर प्रवीण से बात करना भी बंद कर दिया। आराधना के इस अचानक बदलाव से प्रवीण बेचैन हो गया।
उसने गुप्त रूप से आराधना के बारे में जानकारी जुटाई और आश्चर्यचकित रह गया। उसे पता चला कि आराधना अब ऑफिस के एक कर्मचारी शोएब के प्यार में बंध गई है और उसके साथ समय बिताती है। प्रवीण ने इसका विरोध किया, लेकिन आराधना ने साफ कहा कि वह उसकी जिंदगी में दखल देने वाला नहीं है। तुम कुछ बनकर दिखाओ, तभी मुझसे बात करना, उसने प्रवीण को जवाब दिया। आराधना के जवाब से प्रवीण का दिल टूट गया और वह आराधना के प्रति नफरत से भर गया। फिर भी वह उसे दिल से निकाल नहीं सका। प्रवीण बार बार कॉल करता, तब कहीं जाकर आराधना कॉल रिसीव करती, जवाब देती और फिर फोन बंद कर लेती। इससे प्रवीण और खींचता रहता था। 10 दिसंबर को प्रवीण आराधना के ऑफिस के पास पहुंचा। थोड़ी देर बाद आराधना ऑफिस से बाहर निकली और सहकर्मी शोएब की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। प्रवीण ने उसका पीछा किया। वह आराधना के साथ घंटाघर गया, शॉपिंग की और फिर उसके साथ घर गया। इस बीच प्रवीण ने आराधना को फोन किया और पूछा कि वह कहाँ है। आराधना ने कहा कि वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में आई है। आराधना के इस झूठ से प्रवीण बौखला गया और उसने हत्या करने का मन बना लिया। 16 दिसंबर की शाम 6 बजे प्रवीण ने अपने दोस्त राजेंद्र के मोबाइल से आराधना को फोन किया और मिलने के लिए कहा। आराधना ने पहले तो साफ मना कर दिया, लेकिन प्रवीण के बार बार कहने पर वह मान गई। इसके बाद प्रवीण मोटरसाइकिल से आराधना के ऑफिस पहुंच गया। शाम 6:15 बजे आराधना ऑफिस से बाहर निकली। प्रवीण ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। रास्ते में शोएब को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। लड़ते झगड़ते प्रवीण आराधना को शताब्दी नगर स्थित जवाहरपुरम पार्क ले आया। तब तक रात के 8 बज चुके थे और बहुत सर्दी थी, इसलिए पार्क में सन्नाटा था। प्रवीण ने सीधे उससे पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? आराधना ने कहा, नहीं, कभी नहीं। इतना सुनते ही प्रवीण भड़क गया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े में आराधना की चूड़ियां टूट गईं और कान की एक बाली पार्क में गिर गई। झगड़े के दौरान प्रवीण ने आराधना का पर्स पार्क में फेंक दिया और उसे पकड़ लिया। गला दबाकर हत्या की। हत्या करने के बाद प्रवीण ने आराधना के शव को झाड़ियों में छिपाया और फिर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। पुलिस ने हत्यारोपी प्रवीण कुमार से पूछताछ की और उसे 19 दिसंबर को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार गर्ग की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। आराधना के दोनों बच्चे नाना राम प्रकाश गौतम के पास रहते थे। आराधना ने अपने बच्चों और भविष्य के लिए सही फैसला लिया। उसने नौकरी की, आत्मनिर्भर बनी और अपने हक के लिए आवाज उठाई। लेकिन उसने प्रवीण की गंभीर बीमारी के समय उसे अनदेखा किया और भरोसा तोड़ा और फिर शोएब के प्यार में पड़ गई। यह उसकी बड़ी गलती थी। इससे सीख मिलती है कि चाहे जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, भरोसा और ईमानदारी किसी भी रिश्ते में बनाए रखना जरूरी है और फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।